आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में और उसके मूलभूत गुणों के बारे में। यह टॉपिक क्या है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है विद्युत आवेश और साथ ही साथ इसके कुछ मूलभूत गुणों पर 60 क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी ये टॉपिक का आपका हेल्पफुल हो सकता है, तो इस टॉपिक को मिस मत करना। देखिए, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। तो वैद्युत आवेश क्या है भाई? एक मूलभूत गुण है, यानी पदार्थ का एक गुण है, किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर किसी वस्तु के ऊपर वैद्युत आवेश है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसमें टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। यदि वह गतिशील है, वह आवेश क्या है, गतिशील है, तो वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर सकता है। यानी विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी विद्युत आवेश को या किसी ऐसे कण को हम किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो क्या होगा, वह कण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी उस कण पर, एक आवेशित कण पर क्या होगा, एक बल लगेगा। तो आप लोग डिफिनेशन समझ गए होंगे कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। वैद्युत आवेश अदिश राशि होती है। देखिए, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कुछ राशियों के बारे में कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है या कौन सी अदिश राशि है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, कैसी राशि होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसमें आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम है। यानी एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। अच्छा देखिए, जिन वस्तुओं के ऊपर कोई आवेश होता है उन्हें क्या बोलते हैं, आवेशित वस्तु। ठीक, जिन वस्तुओं के ऊपर आवेश होता है उन्हें क्या बोलते हैं कि ये वस्तु कैसी है, आवेशित है या विद्युतमय है। और जिन वस्तुओं के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है उन वस्तुओं को हम बोलते हैं आवेश रहित या उदासीन वस्तु। ठीक, अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुणों पर। देखिए, वैद्युत आवेश के गुण आपको पता होने चाहिए, ये आपके आगे के टॉपिक्स में क्या है, हेल्प करेगा। देखिए, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ जो प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति का मतलब यहाँ इसकी बात हो रही है कि आवेश आपका पॉजिटिव है या निगेटिव, समझे नहीं। अगर मान लीजिए 2 वैद्युत आवेश हैं, अगर उनकी प्रकृति समान है
उनकी प्रकृति कैसी है, समान है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं। तो क्या होगा, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है आपका और इसके निकट कहीं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, यानी एक बल लगेगा। और ये बल किस प्रकार का होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। यानी जो ये वाला आपका पहला चार्ज है, यानी पहला आवेश है, दूसरे आवेश को क्या करेगा, अपने से दूर की ओर क्या करेगा, धकेलेगा, यानी अपने से प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर धकेलेगा उसको दूर। और जो दूसरा वाला आवेश है, ये भी पहले आवेश को उतने ही बल से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समझे कि नहीं। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, यानी दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या दोनों आवेश निगेटिव हैं, यानी दोनों आवेश प्लस प्लस हैं या दोनों आवेश माइनस माइनस है, तो इनके बीच में बल कैसा लगेगा भाई, बल लगेगा आपका प्रतिकर्षण का बल। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश का है निगेटिव हैं। जब इन दो आवेशों को पास पास लाएंगे तो क्या होंगे, ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। ठीक, पहला वाला आवेश इस वाले आवेश पर, यानी मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है हमारा, सेकंड है, तो पहला वाला आवेश क्या करेगा, इस वाले आवेश पर बल लगाएगा, अपने से दूर धकेलेगा, यानी बल लगाकर अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा। और जो दूसरा वाला आवेश है हमारा, ये पहले वाले आवेश को भी क्या करेगा, अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा बल लगाकर। तो कहने का मतलब है, अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं, अर्थात दोनों धनात्मक आवेश हैं या दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यानी एक दूसरे को अपने से दूर क्या करते हैं, धकेलते हैं अपने। देखिए, इसके विपरीत यदि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, विपरीत है, एक आवेश मान लीजिए आपका निगेटिव है और दूसरा आवेश क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, यानी एक आवेश आपका ऋणात्मक है, दूसरा आवेश धनात्मक है, तो क्या होगा, ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। समझे कि नहीं, ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, जो निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव वाले को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक, तो अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, देखो आवेशों का अगला गुण है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ योज्यता का मतलब क्या है, यहाँ विद्युत आवेशों को जोड़ने की बात हो रही है। आवेशों को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझे कि नहीं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, जो विद्युत आवेश हैं, हम इन्हें वास्तविक संख्याओं की तरह, जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में हम क्या करते हैं, विभिन्न संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। ठीक, उसी तरीके से आवेशों को भी क्या किया जा सकता है, जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, यानी कोई निकाय है जिसमें एक से ज़्यादा आवेश है। मान लीजिए एक क्या है, निकाय है, इस निकाय में एक आवेश आपका Q1 रखा हुआ है और एक दूसरा आवेश है Q2, और मान लीजिए एक तीसरा आवेश हमारा क्या है, Q3। यानी इस निकाय के भीतर 3 आवेश रखे हैं। ठीक, अगर निकाय के भीतर कुल कितने आवेश हैं, या कुल निकाय के भीतर स्थित आवेशों का कुल परिमाण कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन सभी आवेशों को जोड़ लेंगे। यानी तो
यदि इन सभी आवेशों का परिमाण कितना हो या क्यू हो, तो क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, कहने का मतलब है अगर एक निकाय में किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा आवेश हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें निकाय का कुल आवेश निकालना है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हम निकाय के सभी आवेशों को बीजगणितीय विधि से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अगर ऐसे भी ना समझ में आया हो तो मान लीजिए इस निकाय में एक आवेश रखा है 5 कूलाम का, कितना, 5 कूलाम का, एक आवेश है 2 कूलाम का, और एक आवेश कहीं रखा है 3 कूलाम का। अगर आपसे कहा जाए कि निकाय के भीतर कुल कितना आवेश है या निकाय का कुल आवेश बताइए, तो कुल आवेश यानी टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम, तो टोटल क्या हो गया हमारा, हो गया 10 कूलाम। ठीक, तो आवेशों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक, अब देखिए आवेशों का अगला मूलभूत गुण है आवेश क्या रहता है, वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है, यानी आवेश संरक्षण का नियम। देखिए आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब आवेश, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक, देखिए जब हम घर्षण विधि के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, कहने का मतलब मान लीजिए दो गोला था, धातु के दो गोले थे या किसी पदार्थ के, इनको क्या किया हमने, रगड़ा, आपस में क्या किया, इन दोनों को रगड़ा। तो देखो शुरुआत में इन दोनों पदार्थों पर, इन दोनों वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं था। ठीक, इन पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं इन दो वस्तुओं को, तो क्या हो जाता है, ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आवेश, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं। आप लोग पढ़े हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक, किन्हीं दो वस्तुओं को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये चार्ज क्या है आपका, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई नया आवेश नहीं बन रहा है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से, किसी एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन, किसी एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले वस्तु में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वस्तु है इधर जो हम बनाए हैं, दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए पहले वाले वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, दूसरे वाले वस्तु में चले गए घर्षण की क्रिया के दौरान, रगड़ने की क्रिया के दौरान। तो कुछ आवेश अगर पहले वाले वस्तु से दूसरे वाले वस्तु
उसको मिल गया, चला गया, क्या समझे नहीं? जब इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले वस्तु से दूसरे वाले वस्तु में जाएंगे तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब पहले वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले वस्तु में जा रहे हैं तो दूसरे वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी, दूसरे वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। तो इस वजह से दूसरा वाला वस्तु हो जाएगा ऋणावेशित। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज दूसरे वाले वस्तु पे आ जाएगा। और जिस वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, यानी जिस वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वो वाला वस्तु कैसा हो जाएगा? धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आवेश को, सॉरी, यहाँ देखो कोई नया आवेश नहीं बन रहा है, एक्चुअल में कोई नया आवेश नहीं बन रहा है, बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो रहे हैं? दोनों वस्तुएं आवेशित हो रही हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? पहले से होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन पहले से ही वस्तु के अंदर था और उस पर आवेश पहले से ही था। तो हम जब रगड़ दिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु दूसरे वस्तु में चले गए। जिस वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वाला वस्तु कैसा हो गया आपका? वो वाला वस्तु हो गया ऋणात्मक रूप से आवेशित। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो वस्तु हो गया धनात्मक रूप से आवेशित। ठीक, देखिए आवेश का हमारा अगला गुण है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। पूछने को तो आपका आवेश संरक्षण का नियम भी पूछ सकता है और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी पूछा जा सकता है। इससे क्या है, इस वाले टॉपिक से यानी इस फार्मूले से क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। देखिए वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है? वैद्युत आवेश सदैव आवेश की मूल इकाई ई का पूर्णांक गुणज होता है। देखिए किसी भी वस्तु पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वैद्युत आवेश होता है। ठीक, जैसे मान लो ये वस्तु है, इस पर वैद्युत आवेश कितना है? Q। तो किसी भी वस्तु पर जो वैद्युत आवेश होता है वह आवेश की मूल इकाई, अच्छा आवेश की मूल इकाई क्या है? इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। और ये हो आवेश की मूल इकाई किसे बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, समझ गए नहीं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश का परिमाण होता है उसी को हम बोल देते हैं आवेश की मूल इकाई। आवेश की मूल इकाई। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का परिमाण कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो स्मॉल ई का वैल्यू ये है। स्मॉल ई को क्या बोलते हैं? आवेश की मूल इकाई। क्या? वैद्युत आवेश की मूल इकाई। ठीक, और इस वैद्युत आवेश की मूल इकाई कितना होता है? E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या कहा जा रहा है? वैद्युत आवेश सदैव आवेश की मूल इकाई E का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक, यानी Q = NE। और यहाँ जो n लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, n क्या है? n एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, यानी एक इंटीजर है। समझे नहीं? जब भी इस फार्मूले से आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, समझे नहीं, तो इस फार्मूले का जब हम लोग यूज करेंगे Q = NE, तो किसी भी वस्तु का मान लीजिए आवेश कितना है? Q है। किसी भी वस्तु का आवेश मान लीजिए Q है। अगर हमें n का मान निकालना है तो E को हम लाएंगे इधर। ठीक, तो हो जाएगा हमारा Q/E = n। और n का जो वैल्यू है हमेशा क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा। यानी कोई दशमलव से ऐसा नहीं कि मान लो 5 मिलना है तो 5 ही मिलेगा या 6 मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन
5.1 या 5.23, कहने का मतलब है कोई फ्रैक्शनल नंबर या कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, यानी कोई भिन्न वाली संख्या या कोई दशमलव संख्या हमें नहीं प्राप्त होगी। जब भी किसी वस्तु के आवेश को आवेश की मूल इकाई यानी स्मॉल ई से हम डिवाइड करेंगे, यानी क्यू को जब भी डिवाइड किया जाएगा स्मॉल ई से, तो हमेशा कोई ना कोई पूर्णांक या कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा। कोई भिन्नात्मक संख्या या कोई दशमलव संख्या नहीं मिलेगी। वैद्युत आवेश के इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, देखिए फिर से, क्या है कि ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश सदैव आवेश की मूल इकाई स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज होता है, यानी Q इक्वल टू NE। आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं।